कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 71 स्कूल संस्कृति में बदलाव। खाना खाते समय आपको एक दूसरे के इतने करीब रहने की ज़रूरत है। ऑफिसर ली चिल्लाया, पास बैठने का मतलब है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। ये किसने कहा, आपने या प्रिंसिपल ने? आप कभी भी अनजान महिलाओं के पास खड़े नहीं हुए। क्या इसका मतलब है कि आप हर बार डेटिंग कर रहे हैं? फैंग यू ने जवाब दिया। गर्जन। सभी छात्र जोर से हंस पड़े, खासकर जब उन्होंने ऑफिसर ली का चेहरा गुस्से से लाल होते देखा। तुम्हारी हिम्मत है मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारा फॉर्म टीचर कौन है? मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें डिमेरिट पॉइंट मिलें। जो भी हो। लीना, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया? चलो लाइब्रेरी चलते हैं। फैंग यू के बेपरवाह रवैये से ऑफिसर ली को और गुस्सा आया। वह फैंग यू को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि फैंग यू ने पहले उसका हाथ हटा दिया था, जिससे उसे शर्मिंदगी हुई थी। इसलिए उसने लीना का हाथ पकड़ लिया। लीना चिल्लाई। थप्पड़। फैंग यू ने ऑफिसर ली के हाथ पर थप्पड़ मारा। वैसे भी एक फीमेल स्टूडेंट का हाथ पकड़ना। आपने अभी जो कहा उसके हिसाब से क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? फैंग यू ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आसपास जमा हो गए। शुरू में ये वो लोग थे जिन्होंने खाना खत्म कर लिया था, लेकिन अब जो लोग खा रहे थे वे रुक गए और नेक फ्रेशमैन और बुरे ऑफिसर ली के बीच लड़ाई देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गए। बहुत एक्साइटिंग। कुछ लोग पीछे भी थे जो ज़ोर ज़ोर से फैंग यू की तारीफ कर रहे थे। वैसे भी उन्हें ऑफिसर ली देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। ये स्टूडेंट्स डिसिप्लिनरी ऑफिस से नाखुश थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार किसी ने ऑफिसर ली और डिसिप्लिनरी ऑफिस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। वे फैंग यू की तारीफ कैसे नहीं कर सकते? फैंग यू ने लीना का हाथ पकड़ा और भीड़ से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय उन्होंने वेन डोंगजुन को आंख मारी और उन्हें मैसेज मिल गया। इसके बाद वेन डोंगजुन ने दूसरे स्टूडेंट्स को ऑफिसर ली का रास्ता रोकने के लिए उकसाया। चाहे जो भी हो, यह मामला तो उछल ही गया। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? फॉर्म टीचर ने सख्ती से पूछा। ये दोनों स्टूडेंट वही थे जिनसे वाइस प्रिंसिपल ने खास ध्यान रखने को कहा था। डिसिप्लिनरी ऑफिस से उनकी झड़प क्यों हुई? हाँ, नहीं। फैंग यू और लीना ने एक ही समय में दो अलग अलग जवाब दिए। लीना ने फैंग यू को हैरानी से देखा। फैंग यू के साथ उसका रिश्ता आम दोस्तों से कहीं ज्यादा था, लेकिन उन दोनों ने हद पार नहीं की थी, या कम से कम उन्होंने मुंह से यह नहीं माना था कि वे रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फैंग यू ने अब ये कह दिया, और यह अभी भी उनके फॉर्म टीचर के सामने था। नहीं टीचर, हम सच में डेटिंग नहीं कर रहे हैं। लीना ने अपने चुकंदर जैसे लाल चेहरे से मना कर दिया। फैंग यू ने आह भरी। इस लड़की को सिखाना होगा। ठीक है टीचर, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। फॉर्म टीचर ने फैंग यू को बिना कुछ कहे देखा। फैंग यू के हाव भाव और टोन से कोई कैसे यकीन कर सकता है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे थे? ये दोनों स्टूडेंट दूसरों को अपनी चिंता करने से नहीं रोक सकते। बिंग सिटी के टॉप हाई स्कूल में एडमिशन लेना, और वह अभी भी देश भर में AAA रेटेड हाई स्कूल था। फिर भी वे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनमें और उन वोकेशनल स्कूलों के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सिटी के बाद वे एलीट बन जाएंगे और उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या वे उस समय सेटल नहीं हो सकते? उन्हें हाई स्कूल के दौरान डेटिंग क्यों करनी चाहिए? तुम दोनों एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर लिखो। मैं ऑफिसर ली से बात करूंगा। तुम दोनों उनसे माफ़ी मांगोगे और हम इस मामले को यहीं ख़त्म कर देंगे। फॉर्म टीचर ने कहा। हम लेटर लिख सकते हैं, लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। फैंग यू ने कहा। उसने सोचा कि कैसे ऑफिसर ली ने लीना का हाथ पकड़ा था और वह अभी भी गुस्से में था। वह माफ़ी नहीं मांगेगा। फॉर्म टीचर ने फैंग यू को काफ़ी देर तक मनाने की कोशिश की, लेकिन फैंग यू माफ़ी न मांगने पर अड़ा रहा। आखिर में उसे सस्पेंड कर दिया गया। वह तभी स्कूल वापस आ सकता है जब वह मान जाए। फैंग यू बहुत खुश था। क्या इसका मतलब है कि अगर वह 1 महीने तक नर्म नहीं पड़ा तो वह 1 महीने के लिए स्कूल जाना बंद कर सकता है? वैसे भी उसका लक्ष्य अब लिबरल आर्ट्स और यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना था। इन सब्जेक्ट्स को उसे सिर्फ रटना होता है और 1 महीने क्लास छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर्म टीचर के ऑफिस से जाने के बाद लीना फूट फूट कर रोने लगी। किंडरगार्टन से लेकर अब तक उसे कभी सस्पेंड नहीं किया गया था। उसके क्लासमेट उस पर हंसते थे, और अगर उसके माता पिता को इस बारे में पता चलता तो वे उससे निराश हो जाते। अरे तुम किस बात का रो रहे हो? कितना अच्छा होता अगर कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता। वैसे भी अब सिलेबस उतना मुश्किल नहीं है, हम खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा, कल सब ठीक हो जाएगा। फैंग यू ने कहा। एक बार फिर ली शिकियांग वाइस प्रिंसिपल सन के ऑफिस में आए और वाइस प्रिंसिपल सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मिस्टर ली, स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। आप आज यहाँ क्यों हैं? वाइस प्रिंसिपल सन उत्सुक थे। क्या नया बास्केटबॉल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ? क्या ली शिकियांग कुछ और डोनेट करने वाले हैं? ये बहुत अच्छा होगा। उन्हें अभी भी नहीं पता कि फैंग यू को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। वाइस प्रिंसिपल सन, मेरे भाई को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। ली शिकियांग ने कहा, तुम्हारे भाई को सस्पेंड कर दिया गया? मुझे ये कैसे पता नहीं। चिंता मत करो, मैं फ़ोन करके पूछूंगा। फैंग यू के फॉर्म टीचर वाइस प्रिंसिपल सन के ऑफिस में आए और उन्हें पूरी बात बताए। उन्हें लगा कि उन्हें जो सज़ा दी गई है वह गलत नहीं है। टीचर से खुलकर बात करना और सज़ा सिर्फ ये थी कि वे खुद के बारे में सोचते हुए एक लेटर लिखें और टीचर से माफ़ी मांगें। ये सज़ा गलत कैसे हो सकती है? ली शिकियांग ने पैर क्रॉस करके कहा, वाइस प्रिंसिपल सन, मुझे लगता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर ही काफ़ी होगा। मेरा भाई डेटिंग नहीं कर रहा है। वह डेटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं स्कूल को 100 विंड एंड रेन फैन डोनेट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह गर्मी का मौसम 1 और महीने तक रहेगा। वाइस प्रिंसिपल सन हंसे और बोले, मिस्टर ली, मुझे भी लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर काफ़ी है। ऑफिसर ली भी गलत हैं। वह ये नहीं मान सकते कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का साथ में लंच करना डेटिंग है। ये पक्की दोस्ती हो सकती है। अगले दिन फैंग यू और लीना क्लास में ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही न हो। 2 सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर में सिर्फ 100 से कम शब्द थे और वे बस उस दिन कैफेटेरिया में बर्बाद हुए खाने के बारे में सोच रहे थे। जब ऑफिसर ली ने चिट्ठियां पढ़ीं तो उसने उन्हें फाड़ दिया। लेकिन डिसिप्लिनरी मास्टर ने उसे कुछ बताया और वह शांत हो गया। वाइस प्रिंसिपल सन ने कहा कि स्टूडेंट्स को डांटना ठीक है, लेकिन उन्हें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को दोस्त भी बनने देना चाहिए। वह बहुत ज़्यादा सख्त और सख्त नहीं हो सकते। ऑफिसर ली खुश नहीं थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सुपीरियर पहले ही बोल चुके थे। वह बस इस मामले को यहीं रहने दे सकते थे। जल्द ही उन्होंने देखा कि स्कूल का कल्चर बदल गया था। पहले क्लास खत्म होने के बाद लड़के और लड़कियां बहुत कम मिलते जुलते थे, लेकिन अब लड़के और लड़कियां एक साथ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे थे। खाने के समय लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर खुशी खुशी बातें करते थे। सुबह और शाम को लड़के और लड़कियां स्कूल के मैदानों में एक साथ टहलते थे। जब भी वह इन स्टूडेंट्स से सवाल करता तो वे उसे जवाब देते कि वे सिर्फ दोस्त हैं। आखिर में ऑफिसर ली ने इन स्टूडेंट्स को पकड़ना छोड़ दिया। बहुत मेहनत की लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। बाद में उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने इन डेटिंग स्टूडेंट्स को ढूंढना छोड़ दिया, कुछ स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में आ गए और जो कपल्स डेटिंग कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनी पढ़ाई में मदद की। इसके बजाय उनके ग्रेड बेहतर हो गए। बेशक ये सब बाद की बातें थीं। जिस दिन फैंग यू ऑफिसर ली के खिलाफ खड़ा हुआ उसे कुछ स्टूडेंट्स ने लिबरेशन डे नाम दिया। कुछ दशकों बाद ये स्कूल में एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन वह वर्जन एन एडिशन था। अध्याय 72 शराबी क्रोध। कृपया इस लिंक पेपैल, मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन का उपयोग करके मुझे सपोर्ट करें। हालांकि उन्होंने फैंग यू और लीना के रिश्ते को उसकी बहन फैंग डैनिंग से छिपाने की कोशिश की, फिर भी उसे पता चल गया। फैंग डैनिंग ने फैंग यू की कार की चाबियां जब्त कर लीं और ली शिकियांग को आदेश दिया कि वह फैंग यू को स्कूल न ले जाए। वैसे भी स्कूल घर से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। ये फैंग यू के लिए उसकी सज़ा थी, जिसने उसे स्कूल में मेहनत से पढ़ाई न करने और इतनी कम उम्र में डेटिंग शुरू न करने के लिए कहा था। फैंग यू को कार की आदत थी और उसे 10 मिनट पैदल चलने के लिए कहना उसके लिए जानलेवा होता। वेन डोंगजुन ने उसके लिए एक तरीका सोचा। दोनों ने 2 फॉरएवर ब्रांड की साइकिलें खरीदीं। किसी ने पहले कहा था, जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो यह चलने जैसा ही होगा। भले ही आपने सालों तक साइकिल न चलाई हो, फिर भी एक बार साइकिल पर बैठने के बाद आप साइकिल चला पाएंगे। अब भी आने जाने का मेन तरीका साइकिल ही था और फॉरएवर ब्रांड सबसे पॉपुलर था। ताइहुआ ट्रेडिंग के सभी स्टाफ फॉरएवर ब्रांड की साइकिल चलाते हैं और उन्हें इस पर गर्व है। फैंग यू ने अपना बैग उठाया, अपने वॉरियर ब्रांड के जूते, जीन्स, टी शर्ट, एक बेसबॉल कैप पहनी जो सिर्फ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर ही मिलती थी, और अपने बाएं हाथ में शंघाई ब्रांड की घड़ी पहनी। वह खुशी खुशी एक गाना गुनगुनाता हुआ अपनी बाइक से स्कूल चला गया। स्कूल या काम पर जाने वाले ज़्यादातर लोग साइकिल चलाते थे। वे साइकिल की घंटी बजाकर अभिवादन करते थे। फैंग यू को भी लगा कि इस मौसम में साइकिल से स्कूल जाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। ये खूबसूरत तस्वीर किसी के आने से खराब हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी खूबसूरत पेंटिंग पर मोटी, काली और बदबूदार स्याही की एक बड़ी बूंद टपका दी गई हो। तुम इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? हमें देर हो जाएगी। क्या तुम ये बन खा रहे हो? अगर नहीं तो मैं इसे खा लूँगा। मुंह में बंद दबाए वेन डोंगजुन ने फैंग यू को पकड़ा और उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा। तुम फिर से खाने के बाद मेरी शर्ट पर हाथ पोंछ रहे हो।
वेन डोंगजुन ने तेजी से पैडल मारा और जल्द ही फैंग यू से आगे निकल गया और फैंग यू ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, उनके पीछे हंसी की आवाज़ छोड़ते हुए। साइकिल पार्किंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। वेन डोंगजुन को बहुत गर्व महसूस हुआ और उसने उन सुपरस्टार्स की तरह हाथ हिलाया। फैंग यू ने सिर हिलाया और वेन डोंगजुन को क्लास में खींच लिया। स्कूल डॉर्मेट्री में न रुकने के भी अपने फ़ायदे हैं। कम से कम उन्हें सुबह की सेल्फ रिविजन क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है और वे 1 घंटे बाद उठ सकते हैं। क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स आधे जागे हुए थे और कुछ अभी भी नींद में जम्हाई ले रहे थे। लेकिन जब टीचर क्लास में आए तो वे सभी सीधे बैठ गए और ऐसा लगा कि वे ध्यान दे रहे हैं। क्लास के बाद फैंग यू लीना के पास गया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। कल वीकेंड है, स्कूल के बाद चलो कैफेटेरिया नहीं चलते, चलो बारबेक्यू खाने और कल्चरल पैलेस में मूवी देखने चलते हैं। मुझे अभी भी रात की सेल्फ रिविजन क्लास में जाना है। सेल्फ रिविजन क्लास में कोई अटेंडेंस भी नहीं ले रहा है और एक बार स्किप करने में क्या गलत है। बस यही है, फैंग यू ने लीना के लिए फैसला किया। जब फैंग यू अपनी सीट पर वापस आया तो लीना की डेस्कमेट, जो एक मोटी लड़की थी, ने उससे कहा, उसने आज रात तुम्हें मूवी देखने के लिए बुलाया है। मुझे सच में तुमसे जलन हो रही है। कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता? क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? सच में? तो फिर ये तय हो गया, हम आज रात साथ चलेंगे। मोटी लड़की ने खुशी खुशी न्योता स्वीकार कर लिया। लीना हैरान रह गई। वह बस विनम्र थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोटी लड़की उसका निमंत्रण स्वीकार करेगी। कैफेटेरिया में लंच के दौरान लीना ने फैंग यू से कहा कि उसकी डेस्कमेट उस रात साथ चलना चाहती है। फैंग यू मुड़ा और एक शैतानी मुस्कान के साथ वेन डोंगजुन को देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस मोटी लड़की के साथ साइकिल चलाऊं? मेरे टायर फट जाएंगे। फैंग यू ने वेन डोंगजुन के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, क्या हम भाई हैं? मेरी साइकिल पर 2 और लोग नहीं बैठ सकते। अगली क्लास की उस लड़की के मना करने के बाद वैसे भी रात में तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी बाइक पर भी नहीं ले जा सकता। अगर दूसरे स्टूडेंट्स ने मुझे देख लिया तो मैं अगली क्लास की सुंदर लड़की के पीछे कैसे जा सकता हूँ? मोटी लड़की का कैरेक्टर बुरा नहीं था, वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और नाटी भी नहीं थी, रंग गोरा था। उसके चेहरे के फीचर्स साफ नहीं दिख रहे थे क्योंकि उसके सारे चेहरे के फीचर्स एक साथ दबे हुए थे। बाद में मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी, अगली बार तुम ज़रूर उससे डेट पर पूछ सकते हो। आपको यकीन है? फैंग यू को बुरा लगा और उसने ज़ोर से जवाब दिया, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? 1, 2, जाओ, चुपचाप बैठो। मोटा लड़का वेन डोंगजुन की साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि वह पैदल भी नहीं चला पा रहा है। उसे अभी भी फैंग यू की ज़रूरत है जो उसे पीछे से धक्का दे ताकि वह लड़खड़ाते हुए साइकिल चलाना शुरू कर सके। सिनेमा, बारबेक्यू मीट की 10 स्टिक के लिए 1 RMB। फैंग यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के 50 स्टिक ऑर्डर कर दिए। उसने बारबेक्यू का और भी बहुत सारा सामान ऑर्डर किया। वेन डोंगजुन और फैट चिक की ताकत के आधार पर अगर फैंग यू ने बहुत कम खाना ऑर्डर किया तो शायद उसे कुछ भी खाने को न मिले। भविष्य के मुकाबले इन बारबेक्यू स्टिक्स के लिए बहुत कम वैरायटी थी। सी फूड से जुड़ा कोई खाना और सब्जियां नहीं थीं। ठंडी डिशेस के लिए सिर्फ कटे हुए आलू, उबली हुई मूंगफली और सोयाबीन थे। लेकिन फिर भी यह फैंग यू और बाकी लोगों के खाने के लिए काफ़ी था। उनके बगल वाली टेबल पर कुछ लड़के लीना को देख रहे थे। लीना ने एक लंबी ड्रेस पहनी थी और उसके सुंदर चेहरे को देखकर इन लड़कों के मन में कुछ बुरे ख्याल आने लगे। उनमें से एक बियर का मग लेकर लीना के पास गया। अरे लड़की, मेरे साथ पियो। बाद में मैं तुम्हें एक मज़ेदार जगह पर ले चलूँगा। तुमने पहले बिलियर्ड्स के बारे में सुना है? मेरे पीछे एक बिलियर्ड हॉल है और वहाँ 2 टेबल हैं। वेन डोंगजुन और फैंग यू तुरंत खड़े हो गए और उस नौजवान को रोक दिया। वापस जाओ और अपना खाना खाओ। अगर तुम नहीं खा रहे हो तो चले जाओ। अपना नशे वाला गुस्सा बंद करो। ओह, यह क्या है? ये दोनों बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हैं। एक तरफ हटो और इस सुंदर लड़की के साथ शराब पीकर मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब फैंग यू ने अपनी बात पूरी की तो बाकी 3 जवान लड़के खड़े हो गए और उसके पास आए। उन्होंने फैंग यू को धक्का देना शुरू कर दिया। प्लीज़ लड़ो मत, लड़ो मत। लीना लगभग रोने ही वाली थी। इन 4 आदमियों से पंगा नहीं लेना था। फैंग यू ने हाथ बढ़ाकर लीना को अपने पीछे खींच लिया। उसने इन 4 गुंडों को देखा और कहा, कुछ लोग हैं जिन्हें तुम जैसे जवान गुंडे भड़का सकते हैं। चले जाओ और मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरा साला मास्टर क्रिचेस के साथ काम करता है। कहने को तो उनका रवैया बहुत बुरा था। जब फैंग यू ने ये शब्द कहे तो उनके बोलने का तरीका और बोलने का तरीका उन युवाओं को चौंका गया। लेखक के नोट्स, उस समय साइकिल ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन था और चीन साइकिल किंगडम बन गया था। वॉरियर ब्रांड के जूते और शंघाई ब्रांड की घड़ियां उस समय के सबसे फैशनेबल ब्रांड थे।
कल्चरल पैलेस फिल्में देखने की जगह थी और कुछ स्कूल जिनके पास स्कूल हॉल नहीं थे वे भी कल्चरल पैलेस में अपने इवेंट करते थे। ट्रांसलेटर नोट: मैं सिर्फ वही ट्रांसलेट कर रहा था जो लिखा गया था। मैं मोटे लोगों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता और लोगों को फैक्ट चेक कहने को सपोर्ट नहीं करता। अध्याय 73 कुख्यात। कृपया इस लिंक पेपैल, मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन का उपयोग करके मुझे सपोर्ट करें। फैंग यू ने अपना बायां हाथ उठाया और जानबूझकर उन 4 युवा गैंगस्टरों को अपनी घड़ी दिखा दी। उस जमाने में शंघाई ब्रांड की घड़ी पहनने वाला कोई आम आदमी नहीं था। फैंग यू एक मिडिल हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसा दिखता था, फिर भी उसकी ड्रेसिंग से दूसरों को पता चलता था कि वह अमीर था। फैंग यू के शांत और रिलैक्स रवैये के साथ उन जवान लड़कों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपने बिल पे करके चले गए। वे बस नशे में होने का बहाना बनाकर कुछ लड़कियों को परेशान करना चाहते थे। अगर फैंग यू और बाकी लोग उनसे डरते तो वे कुछ और बुरा कर सकते थे, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसा मिलता जो पक्का और निडर होता तो वे भाग जाते। अगर फैंग यू सच कह रहा होता तो उसका साला मास्टर क्रचेस के लिए काम करता तो उनके पैर टूट जाते। बारबेक्यू स्टॉल के मालिक ने फैंग यू की बात सुन ली और उन्हें बारबेक्यू मीट स्टिक्स का एक गुच्छा, बियर की कुछ बोतलें दी। स्टॉल के मालिक ने मन ही मन सोचा, इतने छोटे और गलत रास्ते पर चले गए। मुझे अब भी लगता था कि वे अच्छे स्टूडेंट हैं, भविष्य में वे गैंगस्टर भी बनेंगे। खाने के बाद फैंग यू ने लीना को वापस भेज दिया जबकि वेन डोंगजुन ने फैट चिक को वापस भेज दिया। तुम्हारा जीजा सच में गैंगस्टर है? लीना ने पूछा। मैं तो बस उन्हें डरा रहा था, तुम भी यकीन करते हो? अगर मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला तो क्या वे चले जाएंगे? फैंग यू हंसा। हालांकि वह कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह कभी भी ट्रायल्स में शामिल नहीं होगा। वह कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसे भी खर्च नहीं कर पाया तो गैर कानूनी धंधों से क्यों कमाएगा? बिस्तर पर लेटी लीना करवटें बदल रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह फैंग यू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी। उसका परिवार किसान था, हालांकि वे गरीब नहीं थे लेकिन बहुत अमीर भी नहीं थे। लेकिन इस साल फैंग यू इतना अमीर कैसे हो गया? अपनी कार चलाता था, ब्रांडेड सामान खाता पहनता था और शहर में उसका एक अपार्टमेंट भी था। क्या ये सच में ट्रायल्स में से उसका साला हो सकता है? तो वह कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। लीना परेशान थी। फैंग यू के पास पैसे कानूनी तरीके से नहीं आते थे। खासकर फैंग यू उसे गिफ्ट देता रहता था और गिफ्ट भी काफ़ी महंगे थे। उसने तय किया कि वह अब उसके गिफ्ट नहीं लेगी। रविवार दोपहर फैंग यू 10 बजे उठा। वह इसलिए उठा क्योंकि उसे भूख लगी थी। किचन में कुछ खाने के बाद वह नहाया और अपनी कंपनी के लिए निकल गया। ये किरिलेंको को पैसे भेजने का दिन था और फैंग यू कभी देर नहीं करेगा। वह अब भी लंबे समय तक किरिलेंको के साथ काम करना चाहता है। ताइहुआ ट्रेडिंग में कोई अकाउंटेंट नहीं है। सारा फाइनेंस फैंग यू खुद संभालता था। अच्छी बात यह थी कि इस जमाने में इस पोस्ट के लिए अकाउंटिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं तो फैंग यू के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता। ताइहुआ ट्रेडिंग के पास कितना पैसा था, कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ फैंग यू ही सबसे अच्छा जानता है। लिशिकियांग भी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है और बाकी लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले साल फैंग यू कंपनी से हर एक पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ये फैंग यू के लिए ज़्यादा आसान होगा। एक और वजह यह थी कि फैंग यू बाहर से अकाउंटेंट रखने पर भरोसा नहीं करता था। ऐसे कई मामले हुए जब कंपनी के अकाउंट से पैसे उड़ाए गए और भाग गए। इसके अलावा ताइहुआ ट्रेडिंग के अकाउंट में बहुत सारा पैसा था। इस जमाने की बात मत कहो, पिछली जिंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो रिस्क लेंगे और पैसे उड़ाएंगे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी और ट्रेन टिकट के लिए नाम रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। सड़कों पर सीसीटीवी नहीं था। एक बार कोई भागकर 1 साल के लिए किसी छोटे पहाड़ी गांव में छिप जाता था और दूसरे साल वह बस कुछ पैसे खर्च करके एक नई पहचान बना सकता था। इस तरह वह आज़ाद हो जाता और दूसरे शहर में रहने लगता। गलतफहमी में न रहें, आसपास बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले थे लेकिन कुछ काले लोग भी होंगे, खासकर गांवों में। अगर गांव का नेता गांटर बन जाए, पुलिस स्टेशन जांच न करे और किसी का रिश्तेदार होने का दावा करे तो कोई भी बस नई पहचान दर्ज कराकर नया पहचान पत्र ले सकता है। फैंग यू को सिर्फ लिशिकियांग पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे अकाउंट्स के बारे में नहीं पता और वह सीखना भी नहीं चाहता। उसने फैंग यू को सिर्फ इतना बताया कि उसने अकाउंट्स का काम उसे सौंप दिया है और वह अपना हिस्सा पाने के लिए साल के आखिर तक इंतजार करना चाहता है। इस जमाने में पैसे भेजना बहुत मुश्किल काम था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब फैंग यू ने पैसे भेजे थे, फिर भी बैंक स्टाफ की मदद से उन्हें ये ट्रांजैक्शन पूरा करने में लगभग 1 घंटा लग गया। जब वह किसी दूसरी पार्टी को पैसे भेज रहे थे तो उन्हें बैंक मैनेजर से मंजूरी की ज़रूरत क्यों थी? बैंक के बाद वह सीधे यूज्ड कारों के रिफर्बिशमेंट साइट पर गया। सभी रिफर्बिश्ड लग्जरी कारें फैंग यू को पैसों के ढेर जैसी लगी और बैंक से सारी नाराज़गी दूर हो गई। इस समय वू झीगांग और बाकी लोगों ने बहुत मेहनत की। वे कई लोगों को कारें देखने के लिए लाए।
इनमें से कुछ लोगों ने मौके पर ही कारें खरीद लीं, जबकि कुछ को लगा कि पुरानी कार के हिसाब से यह बहुत महंगी है। पुरानी कार की कीमत लाखों में है। उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। फैंग यू मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि बिंग सिटी में आबादी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आसपास ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। जो लोग पहले अमीर हो गए थे वे सिर्फ मर्सिडीज बेंज और BMW को देखते थे। हालांकि रोल्स रॉयस और टोयोटा क्राउन की बिक्री भी खराब नहीं थी। फैंग यू का वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का तरीका ज़्यादा काम का नहीं था। आसपास ज़्यादा बेवकूफ़ लोग नहीं थे, इसलिए वह न्यूज़पेपर ऑफिस गया और कुछ समय के लिए एड की जगह के लिए पैसे दिए। फिर उसने वोकेशनल स्कूल से कुछ फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनी को काम पर रखा, जो फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म पहनकर कारों के पास खड़े रहते थे। एक दिन एक कार मॉडल, एक दिन एक सुंदर मॉडल। ये 10 दिनों तक चलता रहा। 10 अलग अलग तरह की कारें और 10 सुंदर। उस रात सोने से पहले उसने वेन डोंगजुन के साथ वीडियो गेम खेला। सोमवार को जब वह अपनी क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि यह थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे स्टूडेंट्स उससे डर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल में उसकी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, न ही उसे गुस्सा आया था। सब उससे क्यों डरते थे? कुछ छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे। जब फैंग यू टॉयलेट से लौटा तो उसे आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। ऐसी अफवाहें थीं कि उसका साला एक गैंगस्टर था और मास्टर क्रिचेस के लिए काम करता था। क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? तुम सोचो कि फैंग यू ने ऑफिशियली के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत क्यों की? उस घटना के बाद उसे कोई सज़ा क्यों नहीं मिली? आप सबको याद है जब स्कूल शुरू हुआ था और हम सब अपने एंट्री ग्रेड पर बात कर रहे थे। फैंग यू के 3 पॉइंट्स कम थे और वेन डोंगजुन के 30 ओवर पॉइंट्स कम थे। वे बिंग सिटी के रहने वाले भी नहीं हैं। वे पास के खेतों से हैं। वे इस स्कूल में कैसे आ सकते हैं? मेरे पापा फैंग यू के जीजा से मिले थे। वह लंबा, फिट और खतरनाक दिखने वाला था। उसकी मुट्ठी मिट्टी के बर्तन जितनी बड़ी थी। अफवाहें थीं कि वह मास्टर क्रिचेस का राइट हैंड मैन था और वाइस प्रिंसिपल भी फैंग यू के जीजा से डरता था। मुझे लगता है कि फैंग यू भविष्य में इस स्कूल का बड़ा बॉस बनेगा। बेहतर होगा कि हम उससे दूर रहें और उसे उकसाएं नहीं। कुछ दिन पहले स्कूल के बाहर 10 से ज़्यादा गैंगस्टर फैंग यू को बड़ा भाई कह रहे थे। ये कुछ स्टूडेंट्स सच में कहानियां बना सकते हैं। उन्होंने बस ये कहानी नहीं बनाई कि फैंग यू ने क्रिप्पल वान को एक मुक्के से पीटा और सोंग लाओसी को लात मारकर मार डाला। फैंग यू ने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और उन स्टूडेंट्स पर दांत दिखाए। वे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भाग गए। फैंग यू जानता था कि ये अफवाहें किसने फैलाई हैं। यह मोटी लड़की ही होगी। भूल जाओ, उसका मकसद चाहे जो भी हो, कम से कम स्कूल में कोई उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी लीना पर कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसकी रेप्यूटेशन खराब थी, लेकिन फैंग यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बेवकूफ़ वेन डोंगजुन को अब भी बहुत गर्व महसूस होता था और वह फैंग यू की रेप्यूटेशन का इस्तेमाल करके कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को अगली क्लास की सबसे सुंदर लड़की के करीब जाने से रोकना चाहता था। अध्याय 74 फू गुआंगजेंग। कृपया इस लिंक पेपैल, मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन का उपयोग करके मुझे सपोर्ट करें। अफवाहें ऐसी ही थीं, जितना दबाना चाहोगे उतनी ही तेज़ी से फैलेगी। हालांकि फॉर्म टीचर स्टूडेंट्स को अफवाहें फैलाने की इजाज़त नहीं देते, फिर भी अफवाह तेज़ी से पूरी क्लास और यहाँ तक कि पूरे स्कूल में फैल गई। यहाँ तक कि टीचर भी अफवाहों पर यकीन कर लेते थे। फॉर्म टीचर ने इस बारे में फैंग यू से भी बात की। वह फैंग यू से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फैंग यू ने बस अपना सिर हिला दिया। अफवाहें नफरत करने वाले फैलाते हैं, बेवकूफ़ फैलाते हैं और बेवकूफ़ मान लेते हैं। फैंग यू समझाने में आलस कर रहा था। वैसे भी इन अफवाहों से उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसे ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय मिल सकता है। विज्ञापन पड़ोसी प्रांत में छपे थे, लेकिन उस प्रांत को गरीब माना जाता था और वहाँ की इकोनॉमी लोंगजियांग प्रांत जितनी अच्छी नहीं थी। शहर का डेवलपमेंट भी चीन में सबसे निचले लेवल पर था। कुछ लोग कारें देखने आए थे, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम थे। जब फैंग यू शेन सिटी में जाकर ऐड देना चाहता था, तभी उसकी कंपनी में कैंटोनीज बोलने वाला एक बॉस आया। लेई हो, मिस्टर फैंग सच में जवान और काबिल हैं। उन्होंने चीनी और कैंटोनीज में बात की। कैंटोनीज में लेई हो का मतलब है आप कैसे हैं। लेई हो मिस्टर फू हांगकांग के हैं। फैंग यू ने जवाब दिया। सियाह। कैंटोनीज में सियाह का मतलब हाँ होता है। मिस्टर फू, आप इंग्लिश बोल सकते हैं? फैंग यू ने फिर पूछा। बिल्कुल। फैंग यू ने सिर हिलाया और धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर फू मेरे पुरानी कार के बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं और साउथ में बेचने के लिए कुछ कारें खरीदना चाहते हैं। फैंग यू सच में इस तरह की कैंटोनीज से प्रभावित चीनी भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फू गुआंगजेंग चौंक गया। इस फैंग यू की इंग्लिश इतनी अच्छी थी। उसने सुना था कि फैंग यू सोवियत के साथ बिजनेस करता है और उसे किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। उसकी उम्र कितनी है? उसने 2 विदेशी भाषाएं सीख ली हैं। मिस्टर फू।
फैंग यू ने अपनी आवाज़ ऊंची की। ओह, मुझे माफ़ करना, मैं ब्रिटिश यूज्ड लग्जरी कारें खरीद कर साउथ में बेचना चाहता हूँ। आपके पास कितनी हैं? लगभग 60 से 70 कारें। ये सभी लगभग 70 से 80% नहीं हैं। मिस्टर फू को कितनी यूनिट चाहिए? अगर सभी कारें 70 से 80% नहीं हैं और कीमत सही है तो मैं सभी खरीद लूँगा। फू बुआंगजेंग मुस्कुराया। 60 से 70 कारें। अगर उसे एक गाड़ी से सिर्फ 30,000 से 50,000 का प्रॉफिट होता है तो भी कुल 2 से 3 मिलियन का प्रॉफिट होगा। उसके अंदाजे के हिसाब से प्रॉफिट इससे ज़्यादा होना चाहिए। फैंग यू ने अपनी भौहें चढ़ाईं। एक अमीर आदमी, लेकिन फैंग यू को अभी भी थोड़ा शक था। उस जमाने में हांगकांग के अमीर बिजनेसमैन बनकर बहुत सारे ठग थे। वे एक सुंदर तस्वीर बनाएंगे और जब वे आपसे सामान या पैसे लेंगे तो बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। लेकिन इस मिस्टर फू की इंग्लिश खराब नहीं थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने हांगकांग में हाई एजुकेशन ली है। उनके मैनर्स से भी पता चलता था कि उनकी परवरिश सही हुई है। वे कम से कम 80% भरोसेमंद लगते हैं। मिस्टर फू सच में खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन मेरी कारें सस्ती नहीं हैं। अगर आप बल्क में भी खरीद रहे हैं तो एवरेज कीमत भी उतनी ही होगी। फैंग यू ने जवाब दिया और 4 उंगलियां दिखाईं। फू बुआंगजेंग न तो सहमत थे और न ही असहमत, लेकिन उन्होंने पूछा, तो आप मुझे कारें कब तक डिलीवर कर सकते हैं? सभी कारों को रिफर्बिश्ड करना होगा। बिल्कुल, लेकिन डिलीवरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं और आपको खुद ही पेपरवर्क करना होगा। अगर कारें बिंग सिटी में बिकती थीं तो अगर किसी के पास पैसे हों तो रजिस्ट्रेशन प्लेट लेना आसान था। फैंग यू ने यह बात बहुत साफ कर दी थी। फू बुआंगजेंग एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो आप कारें कब डिलीवर कर सकते हैं? सबसे तेज़ भी 2 महीने लगेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 10 से थोड़ी ज़्यादा कारें बची हैं और उनमें से ज़्यादातर स्पोर्ट्स कारें हैं। अगर आपको ये चाहिए तो मैं अभी आपको डिलीवर कर सकता हूँ। फैंग यू फू बुआंगजेंग को कारें देखने के लिए फैक्ट्री ले गया। फू बुआंगजेंग ने हर कार को ध्यान से देखा। हालांकि उसे कारों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह आसपास के लोगों के चेहरे के भाव देख रहा था। सब शांत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन कारों में कोई दिक्कत नहीं थी और ये बिना बिकी कोई दिक्कत वाली गाड़ियां नहीं थीं। लेकिन सेफ रहने के लिए फू बुआंगजेंग ने कुछ प्रोफेशनल मैकेनिक से इन कारों को इंस्पेक्ट करवाने का फैसला किया। क्या होगा अगर बाहर की हालत तो बहुत अच्छी हो लेकिन इंजन में दिक्कत हो और 1 साल इस्तेमाल करने के बाद कार को स्क्रैप करना पड़े? वह बहुत से लोगों को नाराज कर सकते थे। मिस्टर फैंग, क्या मैं 2 दिन में अपने आदमियों के साथ कारों को चेक करने आ सकता हूं और उसके बाद कोई फैसला लूंगा? बेशक, अगर आपने यह नहीं भी बताया होता तो भी मैं आपको याद दिलाता। कम से कम भविष्य में आप खराब सामान के लिए मुझे दोष नहीं देंगे। किरिलेंको ने फैंग यू को जो कारें बेची उनका इस्तेमाल कई सालों से नहीं हुआ था। वे कम से कम 50% नहीं थीं। फैंग यू ने सिर्फ सीटें, टायर बदले थे और बाहर की तरफ स्प्रे किया था। उसने इंजन चेक करने के लिए 2 बहुत काबिल मैकेनिक भी रखे थे जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी। ये गारंटी थी कि कारें खरीदने वाले बाद में उसे नहीं ढूंढेंगे और उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन पर असर नहीं डालेंगे। यहाँ कई फैक्ट्रियाँ थीं और यहाँ इंडस्ट्रियल माहौल था। हालांकि यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन वे तब तक गरीब नहीं थे जब तक उनके पास खाने के पैसे न हों। कम से कम उन्होंने सड़कों पर बहुत सारी कारें देखीं, लेकिन गाड़ियों की संख्या की तुलना तटीय शहरों से नहीं की जा सकती। यहाँ का डेवलपमेंट कई अंदरूनी शहरों से ज़्यादा तेज़ माना जाना चाहिए। जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान किया वह थी सड़कों पर देखी गई लाल लोड स्पोर्ट्स कार। इस तरह की स्पोर्ट्स कारें महंगी थीं। हांगकांग में भी सिर्फ सुपर रिच सेकंड जनरेशन ही खरीदते हैं। वह खुद सिर्फ टोयोटा क्राउन चलाते हैं। फू बुआंगजेंग का परिवार हांगकांग के सबसे असरदार परिवारों में से एक माना जाता था। उनके पिता की नेटवर्थ कई बिलियन थी। उनके पहले चाचा भी मल्टी बिलियनियर थे। लेकिन अफसोस की बात है कि फू बुआंगजेंग सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उन्हें भविष्य में सिर्फ करोड़ों की ही विरासत मिल सकती है। उनके बड़े भाई की कंपनी अब अरबों की है और यह उनके पिता के इन्वेस्टमेंट से नहीं हुआ है। उनकी अपनी कंपनी की कीमत सिर्फ कुछ मिलियन है और यह भी उनकी मां की मदद की वजह से है। सबने कहा कि चीन में जो लोग अमीर बन गए थे वे बहुत काबिल थे और उनके अच्छे कनेक्शन थे। कुछ और सालों में हांगकांग चीन को वापस मिल जाएगा और उनके परिवार को डर था कि पॉलिसी में बदलाव का उन पर असर पड़ेगा। इसलिए उनके पिता सीनियर अधिकारियों को जानने और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के तरीके ढूंढ रहे थे। वह अपने परिवार के बिजनेस को बचाना चाहते हैं और रीयूनिफिकेशन से उन पर असर नहीं पड़ना चाहते। बचपन से ही फू बुआंगजेंग को उसकी मां ने सिखाया था कि उन लोगों से दोस्ती करो जो भविष्य में उसकी मदद कर सकें। क्या ये लोड स्पोर्ट्स कार ड्राइवर ऐसा ही नहीं है? अगर वह ड्राइवर से दोस्ती कर ले तो उसके परिवार में उसका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन पूछने पर पता चला कि वह स्पोर्ट्स कार ड्राइवर 40+ का आदमी था और यह आदमी उतना पावरफुल नहीं था जितना वह खुद को समझ रहा था। वह सिर्फ जानवरों का चारा बेचने वाला एक बिजनेसमैन था।
उसकी कार भी एक यूज्ड कार थी और उसकी कीमत 500,000 RMB से कम थी। फू गुआंगजेन को अचानक पैसे कमाने का एक तरीका सूझा। बिंग सिटी में कोई था जिसके पास पुरानी लग्जरी कारें खरीदने का जरिया था। वह काफ़ी समय तक गुआंगझो और शेनज़ेन में रहा था। एक लोड्स के लिए 500,000 RMB, अगर ऐसी 100 कारें भी हों तो शिपिंग के बाद वह उन्हें 1 महीने के अंदर बेच सकता है। अगर उसे इन कारों की रेगुलर सप्लाई मिलती रहे तो वह जल्दी पैसे कमा सकता है। वह अपने पिता को यह भी साबित करना चाहता था कि उसकी काबिलियत उसके बड़े भाई से कम नहीं है। ट्रांसलेटर नोट: मुझे पक्का नहीं पता कि फू गुआंगजेन असली इंसान है या नहीं, इसलिए मैंने गूगल किया और पता चला कि पीटर वू कोंगचिंग नाम का एक हांगकांग बिलियनियर है। सरनेम अलग है, लेकिन गुआंगजेन के लिए चीनी अक्षर वही हैं। पीटर वू कोंगचिंग व्हीलॉक एंड कंपनी लिमिटेड और द वार्फ होल्डिंग्स लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन थे और 2018 में उनकी नेटवर्थ $12.60 बिलियन होने का अनुमान है, फोर्ब्स के अनुसार। अध्याय 75। यह अगरबत्ती एक एंटीक है। कृपया इस लिंक पेपैल, मी ट्रांसलेटर या पट्रियन का उपयोग करके मुझे सपोर्ट करें। लग्जरी यूज्ड कारों की बिक्री पूरी हो गई थी और फैंग यू को राहत मिली। वो ज़ीगांग मार्केट रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन की बनाई खेती की मशीनें और पार्ट्स चीन में बहुत पॉपुलर थे। वे जापानियों से ज़्यादा टिकाऊ थे लेकिन ज़्यादा महंगे थे। ये बात खासकर हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के लिए सच थी। वे बहुत अच्छे थे लेकिन कहीं नहीं बिके। फैंग यू अगले 6 महीने तक ये काम करना चाहता है। लोंगजियांग प्रांत एक बहुत बड़ा खेती वाला प्रांत है। जानवरों से सारी ज़मीन पर खेती करना नामुमकिन था। उसे पक्का नहीं पता था कि इन मशीनों को लाने में उसे कितना खर्च आएगा। फू गुआंगजिंग और 2 मैकेनिक रविवार को ताइहुआ ट्रेडिंग पहुंचे। ली शिकियांग और एक मैकेनिक मिले और हैरान रह गए। यह मैकेनिक ही उनके लिए गाड़ियों की टेस्टिंग करता था। फैंग यू ने फू गुआंगजिंग से यह बात नहीं छिपाई और उसे सीधे सीधे बता दिया। वह अभी भी फू गुआंगजिंग को कारों का अगला बैच बेचना चाहता है और वह उसे यह महसूस नहीं होने दे सकता कि वह उसे धोखा दे रहा है। फू गुआंगजिंग मुस्कुराया और कहा कि ठीक है। उसे पता था कि यह मैकेनिक ताइहुआ ट्रेडिंग के लिए टेस्टिंग कर रहा था और वह जानबूझकर उसे साथ लाया था ताकि देख सके कि ताइहुआ ट्रेडिंग उसे धोखा देने के लिए मैकेनिक के साथ मिलीभगत तो नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि फैंग यू ने उसे यह साफ कर दिया था, इसका मतलब था कि फैंग यू का उसे धोखा देने का कोई प्लान नहीं था। इससे उसके दिल में ताइहुआ ट्रेडिंग की जगह और बढ़ गई। टेस्टिंग आसानी से हो गई। दोपहर में सभी गाड़ियों की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में मुख्य रूप से इंजन, चेसिस, ब्रेक और एक्सेलरेटर पर फोकस किया गया। बाकी ज़्यादा मायने नहीं रखता। फू गुआंगजिंग टेस्ट के नतीजों से खुश था। उसे सभी 18 गाड़ियाँ चाहिए थीं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च निकालने के बाद भी उसे हर गाड़ी पर 50,000 RMB से ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। अगर वह ठीक से मैनेज करता है तो उसे और भी ज़्यादा मिल सकता है। वे सभी फैंग यू द्वारा तैयार किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए ताइहुआ ट्रेडिंग के वेयरहाउस में वापस आए। फू गुआंगजिंग ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और उस पर साइन कर दिया। कल ताइहुआ ट्रेडिंग में पैसे जमा होने के बाद फू गुआंगजिंग कारें ले जाएगा। उसने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था और सारा पेपरवर्क 1 घंटे में पूरा हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखते हुए फैंग यू ने प्यार से कहा, मिस्टर फू, जाने से पहले चाय पीते हैं। फैंग यू को उम्मीद नहीं थी कि फू गुआंगजिंग उसका न्योता आसानी से मान लेगा और उसने ये भी कहा कि उसे पहले से प्यास लगी है। फैंग यू ने अपने स्टाफ को चाय बनाने और साथ ही खराब मेहमाननवाजी के लिए माफ़ी मांगने को कहा। सभी पुरुषों के साथ कंपनी में रहना अच्छा नहीं था। कोई भी ग्राहकों और मेहमानों के लिए चाय बनाने में इतना ध्यान नहीं रखता था। लेकिन ये सब फैंग यू की गलती थी। उसने अपने स्टाफ को इस तरह से बर्ताव करना सिखाया था। एक सफल कंपनी में घमंड होना ही चाहिए, लेकिन फैंग यू कभी यह नहीं मानेगा कि यह उसने सिखाया था। फू गुआंगजिंग ने चाय का कप उठाया, ग्रीन टी का एक घूंट लिया और मुंह बनाया। ये चाय साधारण थी और कोई अच्छी चाय नहीं थी। वह पीना नहीं चाहता था, लेकिन फिसलने के बाद चाय का कप नीचे रखने में उसे शर्म आ रही थी। इसलिए उसने बस कप को अपने हाथों में पकड़े रखा। उसने इधर उधर देखा और कोने में 3 पैरों वाला अगरबत्ती का बना देखा। उसने यूं ही फैंग यू से कहा, तुमने वह चीज़ अपने ऑफिस में क्यों रखी है? ये तुम्हारे सिंपल ऑफिस डेको से मैच नहीं करती। फैंग यू ने अगरबत्ती की तरफ देखा जो उसने क्रिप्पल वांग से 300,000 RMB में खरीदी थी। वह इसे गमले की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसका ऑफिस एक गोदाम में था और वहां धूप नहीं आती थी। आखिर में वह इसके बारे में भूल गया। ओह, वो अगरबत्ती! एक दोस्त से खरीदने के बाद मेरे पास उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे उस कोने में ही छोड़ दिया। किसी दोस्त से खरीदा है। शायद उसे पता है कि यह एंटीक है। फिर अगर मैं उससे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसे उस कोने में क्यों रखा गया था? क्या यह नकली हो सकता है? फू गुआंगजिंग को ये प्रॉब्लम थी, या यूं कहें कि एंटीक चीज़ों का व्यापार करने वालों को ये प्रॉब्लम थी।
अगर उनके सामने कोई एंटीक चीज़ रख दी जाए तो वे सो नहीं पाते अगर वे उसे अपने हाथों में पकड़कर ध्यान से न देख सकें। अगरबत्ती। मुझे अगरबत्ती पसंद है और मेरे पास इसका कलेक्शन भी है। क्या मैं उस अगरबत्ती को करीब से देख सकता हूँ? कुछ लोग शौक के तौर पर अगरबत्ती इकट्ठा करते हैं। फैंग यू ने फू बुआंगजेन को अजीब तरह से देखा। ये शौक काफ़ी अजीब था और किसी धर्म जैसा नहीं लगता। ज़रूर, चूंकि आपको ये पसंद है तो ज़रा ध्यान से देखिए। फैंग यू ने लापरवाही से अगरबत्ती उठाई और उसे टेबल पर रख दिया। हालांकि राख तो साफ हो गई थी, लेकिन अगरबत्ती साफ नहीं हुई थी। टक्कर से राख का बादल ऊपर तैरने लगा। फैंग यू 2 कदम पीछे हटा और अपने सामने हाथ हिलाए। फू बुआंगजेंग ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाए और चाय का कप टेबल पर रख दिया। चाय पर राख की एक परत गिर गई और वह अब और नहीं पी सका। लेकिन फू बुआंगजेन की नज़र अगरबत्ती से नहीं हटी। होह! फैंग यू ने फू बुआंगजेन को उत्सुकता से देखा। उसने सफ़ेद दस्ताने क्यों निकाले और पहने? यह इतना जाना पहचाना क्यों था? फैंग यू को अचानक अपनी पिछली जिंदगी का एक टीवी प्रोग्राम याद आ गया। प्रोग्राम था खजाने का अंदाज़ा लगाना और प्रोग्राम में एक्सपर्ट पुरानी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते समय सफ़ेद दस्ताने पहनते थे। फू बुआंगजेन को अगरबत्ती की सतह से धूल पहुँचते हुए उसकी पहले कही बातों और उसके हाव भाव को देखकर फैंग यू ने एक पक्का अंदाज़ा लगाया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सफ़ेद दस्ताने पहनकर फैंग यू को शक हो जाएगा कि बना कोई एंटीक चीज़ है। फू बुआंगजेन ने अपना सिर हिलाया और आराम से बना को वापस टेबल पर रख दिया। लेकिन हल्की सी आवाज़ आई क्योंकि वह इसके साथ सावधान था। उसने बना की जांच की थी। हालांकि यह पूरी तरह से जांच नहीं थी, लेकिन 50% चांस था कि यह असली जुंडे बना है और 50% चांस था कि यह नकली है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह असली था या नकली। अगर वह नकली भी था तो भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अगर उसे कोई ऐसा मिलता जिसे एंटीक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी वह उसे असली बने की कीमत पर बेच सकता था। मैंने इस तरह का अगरबत्ती बना पहले कभी नहीं देखा था। क्या मिस्टर फैंग इसे मुझे बेचने को तैयार हैं? फू बुआंगजेंग ने कहा और टेबल पर 100 एच के डॉलर का नोट रख दिया। फैंग यू को अब यकीन हो गया कि यह बना सच में एक एंटीक था। अगर नहीं तो फू बुआंगजेंग को ऐसा गंदा अगरबत्ती बना क्यों चाहिए था? फैंग यू मुस्कुराया और बोला, मिस्टर फू मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त से यह बना खरीदने के लिए कुछ लाख RMB खर्च किए थे और आप मुझे 100 एच के डॉलर दे रहे हैं। फू बुआंगजेंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ लाख RMB? इस फैंग यू को पता है कि यह बना एक जुंडे बना है। नामुमकिन। कौन कुछ लाख RMB की चीज़ को कोने में रखेगा? वह ज़रूर झांसा दे रहा होगा। क्या मैंने गलत सुना? कुछ लाख? इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन RMB ही होनी चाहिए। सच में? कुछ दर्जन RMB एक पीस? क्यों नहीं मिस्टर फू, इसे मुझे बेच देते हैं। आपके पास जो भी होगा मैं खरीद लूँगा। सच बोलो, ये बना एक एंटीक है और आपको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए था। लेखक ने लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि 3000 जुंडे अगरबत्ती बनाई गई थीं और कुछ ने कहा कि 5000। साथ ही उनमें से कुछ किंग राजवंश की नकल थीं। एक्सपर्ट्स को भी पक्का नहीं पता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 100 से भी कम असली जुंडे अगरबत्ती बची हैं। हालांकि इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। फैंग यू को खुद भी पक्का नहीं था कि यह अगरबत्ती कौन सी एंटीक चीज़ है, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि यह सच में एक एंटीक चीज़ है। वह जानना चाहता था कि यह किस राजघराने की है और इसकी कीमत कितनी है। फू बुआंगजेंग ने फैंग यू की बात सुनी और शर्म से हंसते हुए कहा, हाँ मिस्टर फैंग, मजाक करना बंद करो। जब तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुमने इसे उस कोने में क्यों रखा? फैंग यू ने आंखें घुमाईं और कहा, मेरे पास इसे रखने का समय नहीं था। देखिए, मेरे पास इसे ठीक से साफ करने का भी समय नहीं था। एक हिस्ट्री प्रोफेसर ने एक बार मुझे बताया था कि इसकी कीमत 1 मिलियन है, लेकिन एक दूसरे एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इसकी कीमत 2 मिलियन है। मुझे पक्का नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है। इस तरह का अगरबत्ती वाला बना हांगकांग में कितने में बिक रहा है? फू बुआंगजेंग ने पहले जो कहा था उससे यह बात साफ तौर पर मानी गई थी कि यह बना कम से कम कुछ लाख का है। फैंग यू जानना चाहता था कि फू बुआंगजेंग कितना देने को तैयार है। अगर कीमत सही हुई तो वह शायद उसे अभी बेच दे। फैंग यू को एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक नहीं है। उसकी पिछली ज़िंदगी में एंटीक चीज़ें इतनी महंगी इसलिए थीं क्योंकि कुछ लोगों ने मार्केट में हेराफेरी की थी। कुछ कलेक्टर और ऑक्शन करने वालों ने एंटीक चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के लिए इतिहास, संस्कृति और इकोनॉमी का इस्तेमाल किया और फिर भी कई लोगों ने उन्हें पसंद किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे पैसे कमाने के लिए एंटीक चीज़ें इकट्ठा करते थे। अपनी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके वे एंटीक चीज़ों को वापस नीलाम कर देते हैं और टैक्स बचाने के लिए उन्हें ऑफिस सप्लाई बता देते हैं। 5 साल के डेप्रिसिएशन के बाद ऑफिस सप्लाई की कीमत शून्य हो जाती है।
कंपनी की बुक्स में ऑफिस सप्लाई की वैल्यू 0 होने के बाद ये एंटीक चीज़ें उनकी अपनी जेब में जा सकती हैं। साथ ही इन 5 सालों में इन एंटीक चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई होगी। इस तरह काफ़ी टैक्स बच गया और यह अभी भी एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट था। जब पैसे की ज़रूरत हो तो कोई भी इन एंटीक चीज़ों को कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और बैंकों से लोन ले सकता है। आने वाले सालों में कई लोगों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया और आखिर में सरकार एंटीक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आई, लेकिन उसमें अभी भी कई कमियां थीं। फैंग यू का एंटीक मार्केट में आने का कोई इरादा नहीं था। उसे एंटीक चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। अपनी पिछली ज़िंदगी में उसने एंटीक चीज़ें खरीदते समय लोगों के साथ धोखा होने की बहुत सी कहानियां सुनी थीं। इसके अलावा अगर वह सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे एंटीक चीज़ों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा कमाई होने की गारंटी है। फू गुआंगजिंग ने फिर से अपने ग्लव्स पहने और अपने बैग से एक छोटा ब्रश और मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। वह इन्हें अपने साथ हर जगह ले जाता था, बस उसने इन्हें पहले नहीं निकाला था। फू गुआंगजिंग के बन साफ करने के बाद इस 3 पैरों वाले अगरबत्ती बन की पुरानी चमक वापस आ गई। फू गुआंगजिंग बन को ऐसे घूर रहा था और सहला रहा था जैसे बन उसकी प्रेमिका का शरीर हो। 1 मिलियन एच के डॉलर। मिस्टर फैंग, क्या आप इसे मुझे बेचने को तैयार हैं? इस चीज़ की कीमत 1 मिलियन थी और यह हांगकांग डॉलर में है। हांगकांग डॉलर की कीमत आरएमबी से ज़्यादा थी। ये कीमत फैंग यू की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा थी। शुरू में उसने सोचा कि जब तक वह क्रिपल वान को दिए कुछ लाख वापस पा लेता है तब तक ये काफ़ी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। क्रिपल वान को शायद पता नहीं था कि यह अगरबत्ती एक कीमती एंटीक चीज़ थी। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह बहुत पहले ही अपने आदमियों को बना वापस लाने के लिए भेज देता। फैंग यू को उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे से काम से उसे इतना बड़ा फ़ायदा होगा। मिस्टर फू, क्या आपको लगता है कि मैं इसे बेचूंगा? फैंग यू मुस्कुराया और फू गुआंगजेंग की ओर देखा। फैंग यू इस बन को तब तक नहीं बेचेगा जब तक फू गुआंगजेंग 2 मिलियन का ऑफर न दे। अगले साल इसी समय फैंग यू अभी भी इस बन को बैंक से लोन लेने के लिए कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। उसे कम से कम 5 मिलियन का लोन मिल सकता है और 1 साल में वह 5 मिलियन को 20 मिलियन से ज़्यादा में बदल सकता है। अगर उसे अभी 1 मिलियन मिल भी जाते हैं तो वह इसे 5 साल में 5 मिलियन में नहीं बदल सकता। फू गुआंगजेंग के चेहरे पर निराशा थी। ऐसा लगता है कि फैंग यू इसे अपने कलेक्शन के लिए रखना चाहता है। अगर वह ज़्यादा कीमत देता तो शायद उसे कोई प्रॉफिट न मिले। मिस्टर फैंग को भी एंटीक चीज़ें जमा करना पसंद है। आपके कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? मुझे देखने दो। फू गुआंगजेंग ने अपने ग्लव्स उतारते हुए और रुमाल से हाथ पोंछते हुए कहा। फैंग यू ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने अभी अभी शुरू किया है और मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। आप एंटीक चीज़ों के एक्सपर्ट लगते हैं। आपने ज़रूर बहुत अच्छी चीज़ें जमा की होंगी। उसने अभी अभी कलेक्शन करना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उसे एंटीक ट्रेड के बारे में जानने की इच्छा थी। कम से कम उसे लगता था कि एंटीक चीज़ें आर्ट पीस से बेहतर होती हैं। पिछली ज़िंदगी में प्रॉफिट कमाने के लिए आर्ट पीस को जानबूझकर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था और कुछ का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। आप एक बेकार पेंटिंग को ऑक्शन हाउस में ऑक्शन के लिए ला सकते हैं। फिर आप अपने पैसे किसी दूसरी पार्टी को देते हैं और यह पार्टी आपके पैसे से आपकी बेकार पेंटिंग को ऊंची कीमत पर खरीद लेगी। इस तरह आपका पैसा एक सही सोर्स से आएगा। कुछ बेवकूफ़ भी होते हैं जो आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ऊंची कीमतों पर आर्ट पीस खरीदते हैं। आखिर में वे इन आर्ट पीस को बेच नहीं पाते और उन्हें कड़वी गोली खानी पड़ती है। जब फैंग यू ने कहा कि वह फू गुआंगजेंग का कलेक्शन देखना चाहता है तो फू गुआंगजेंग के चेहरे पर गर्व था। हालांकि उसे कलेक्टर नहीं माना जाता था और वह ये काम सिर्फ मुनाफे के लिए करता था, लेकिन फिर भी उसने इस साल अच्छी खासी कमाई की थी। बिंग सिटी की इस ट्रिप में वह पास के कुछ पुराने घरों में गए और कुछ एंटीक चीज़ें खरीदीं। अपने होटल के कमरे में फू गुआंगजेंग ने फैंग यू को इस ट्रिप का अपना कलेक्शन दिखाया। स्नफ बोतलें, पोर्सिलेन, सील, जेड पेंडेंट, हेयरपिन, पुरानी किताबें। फैंग यू ने कुछ देर तक इन चीज़ों को देखा और महसूस किया कि हालांकि ये चीज़ें सुंदर थीं, लेकिन वह इनके लिए ज़्यादा कीमत नहीं देगा। फैंग यू की बेरुखी देखकर फू गुआंगजेंग ने गुस्से से कहा, इन चीज़ों की तुलना तुम्हारे जुंडे बन से नहीं की जा सकती। क्या तुम फू परिवार के बारे में जानते हो? मिस्टर फैंग पहले हांगकांग गए थे। फू गुआंगजेंग ने उत्सुकता से फैंग यू को देखा। चीन के सबसे उत्तरी प्रांत का कोई व्यक्ति वास्तव में हांगकांग के फू परिवार के बारे में जानता था। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने एक दोस्त से सुना। फू परिवार हांगकांग में एक बड़ा परिवार है। परिवार का हर सदस्य हांगकांग के ऊंचे समाज में एलीट है। आपके पिता किस रोंग पीढ़ी से हैं? फू गुआंगजेंग हैरान रह गया। फैंग यू को उसके परिवार की सीनियरिटी के बारे में भी पता था। इसका मतलब था कि फैंग यू को पहले ही उसका बैकग्राउंड पता चल गया था। मेरे पिता फू रोंगजिन हैं।
फैंग यू ने कुछ देर सोचा। उसे फू रोंगजिन का कोई अंदाज़ा नहीं था। फू परिवार की रोंग पीढ़ी का सबसे मशहूर व्यक्ति सुपरमैन ली के बराबर था, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से फू रोंगजिन नहीं है। फैंग यू ने हैरान होकर कहा, और इससे फू बुआंगजेन को गर्व महसूस हुआ। हालांकि वह अपने पिता का पसंदीदा नहीं था, लेकिन उसके पिता ने उसे बिजनेस करते समय अपना नाम इस्तेमाल करने से कभी नहीं रोका था। वह अपने पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए इस पुरानी कार के बिजनेस का इस्तेमाल करना चाहता था। ट्रांसलेटर नोट्स: पारंपरिक चीनी परिवारों में एक ही पीढ़ी के नामों के लिए एक ही अक्षर इस्तेमाल करने का रिवाज है। जैसे सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और उनके भाई ली सीन यांग। हांगकांग के मशहूर एक्टर माइकल हुई, रिकी हुई और सैम हुई के नामों में भी यही अक्षर थे। सुपरमैन ली एशिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स में से एक ली का शिंग का निकनेम है। जनवरी 2018 तक वह दुनिया के 23वें सबसे अमीर आदमी हैं, विकिपीडिया से लिया गया। ताइहुआ ट्रेडिंग के अकाउंट में लगभग 10 मिलियन RMB थे और इसमें किरिलेंको का 1 मिलियन रूबल का पेमेंट शामिल नहीं है। पुरानी कारों का अगला बैच नवंबर में आएगा। फैंग यू ने पहले सोवियत यूनियन से खेती की, कुछ मशीनें लाने का फैसला किया। पतझड़ की फसल शुरू हो गई थी और यही वह समय था जब खेती की मशीनें खराब हो जाती थीं। अगर वह अभी इन मशीनों का एक बैच या स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट कर लेता तो उसे बिक्री की चिंता नहीं होती। खेती की मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की बिक्री स्प्रिंग फॉर्मिंग और ऑटम हार्वेस्ट से ठीक पहले और बाद में सबसे ज़्यादा थी। फैंग यू ने खेती की पॉपुलर मशीनों और औजारों के टाइप और क्वांटिटी की एक लिस्ट बनाई और किरिलेंको को ये लिस्ट टेलीग्राम कर दी। वह चाहता था कि किरिलेंको उसे एक कोटेशन दे। अगले दिन ली शिकियांग को पोस्ट ऑफिस से एक टेलीग्राम मिला। किरिलेंको ने अलग अलग तरह की खेती की मशीनों और पार्ट्स की कीमतों की एक लिस्ट भेजी थी। फैंग यू ने कुछ हिसाब लगाया। किरिलेंको की ट्रांसपोर्टेशन फीस, टैक्स और लागत निकालने के बाद प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था। कुछ प्रोडक्ट्स पर तो कोई प्रॉफिट भी नहीं था। जो लोग इस ट्रेड में थे वे इन प्रोडक्ट्स को लाते रहते थे, भले ही उन्हें नुकसान हो रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज रखना चाहते थे। लेकिन फैंग यू अलग था। उसका ये बिजनेस ज़्यादा समय तक करने का इरादा नहीं था। वह सिर्फ इस साल कुछ पैसे कमाना चाहता था। भाई ली, इन्हें भाई की को भेजो और उनसे कहो कि ये प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द भेज दें। साथ ही जिगांग और बाकी लोगों से कहो कि वे सेल्स कॉल करें और ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के मार्केट प्राइस पता करें। हम अगले साल की शुरुआत में इनका एक बैच बेचेंगे। ठीक है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। देर हो गई है, क्या तुम्हें बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए? फैंग यू ने ली शिकियांग और उसकी बहन को देखा। उनकी शादी की तारीख अगले लूनर न्यू ईयर पर पक्की हो गई थी। अब वे पहले से ही साथ रह रहे थे। जब उन्होंने यह अपार्टमेंट खरीदा तो फैंग यू कुछ और यूनिट खरीदना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता को मंजूरी नहीं थी। अब कमरे काफ़ी नहीं थे और उसकी बहन को ली शिकियांग के साथ रहना पड़ा। एक साथ रहने वाला यंग कपल कुछ शरारती काम कैसे नहीं कर सकता? फैंग यू को पहले पक्का नहीं पता था, लेकिन आज ली शिकियांग फैंग यू से जाकर सोने के लिए कह रहा था। क्या अब भी इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? फैंग यू ने ली शिकियांग को देखा और गंभीरता से कहा, भाई ली, अगर मेरी बहन तुम दोनों की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे पिता शायद मेरी बहन को न मारें, लेकिन तुमसे बात करने के लिए शॉटगन ज़रूर साथ लाएंगे। खांसी, तुम क्या कह रहे हो? जल्दी करो और सो जाओ। किरिलेंको ने शिपमेंट भेजने में जल्दी की। सोवियत यूनियन में इन खेती की मशीनों और पार्ट्स का स्टॉक था। किरिलेंको लिस्ट में दिए गए आइटम जल्दी से खरीद कर फैंग यू को भेज पाए। इस समय किरिलेंको अपनी जिंदगी का सच में मजा ले रहे थे। अच्छी वाइन और औरतें और उनकी दौलत हर दिन बढ़ रही थी। दूसरी पीढ़ी और बिजनेस सर्कल में भी उनकी इज्जत बढ़ी। ऐसा उनके पास मौजूद पॉपुलर चीनी प्रोडक्ट्स की वजह से था। लेकिन यह बिजनेस एक पार्टनरशिप था और वह सिर्फ शेयर होल्डर्स में से एक था। काश वह खुद इस बिजनेस का मालिक होता, लेकिन उसके पार्टनर्स का बैकग्राउंड अच्छा था और वह उन्हें छोड़कर अकेले काम नहीं कर सकता था। मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ, मुझे पहले लोड करना चाहिए। बकवास, मैं कल रात से यहीं इंतज़ार कर रहा था, मुझे पहले आना चाहिए था। दफ़ा हो जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे पहले साइन करना चाहिए। कुछ खेती की मशीनरी बेचने वाले फ्रेट स्टेशन के आसपास जमा थे। वे सबसे पहले अपनी गाड़ियों में सामान लोड करना चाहते थे। वे जितनी जल्दी लोड करेंगे उतनी ही जल्दी वे मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे। उन्होंने मार्केट को अलग नहीं किया था और उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे के इलाके में बेचने का प्लान बनाया था। कुछ तो उसी शहर से भी थे। जो जल्दी करेगा उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चिल्लाना बंद करो। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो हमने तुमसे क्या कहा था? जो पहले पेमेंट करेंगे उन्हें पहले लोड करने को मिलेगा, जो बाद में पेमेंट करेंगे उन्हें बाद में लोड करने को मिलेगा। मिस्टर जू, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ट्रक अभी तक नहीं आया है। इन लोगों को बहस करते देख ली शिकियांग के पास आगे आकर व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था।
अच्छी बात यह थी कि ताए हुआ ट्रेडिंग बदनाम थी और दूसरी कंपनियों से अलग थी। बॉस से लेकर स्टाफ तक हर कोई घमंडी था। ये लोग घमंडी हो सकते हैं क्योंकि वे जो पॉपुलर प्रोडक्ट बेच रहे थे और हर कोई उनसे खरीदने के लिए दौड़ रहा था। सोवियत यूनियन की अच्छी क्वालिटी की खेती की मशीनें, यहाँ तक कि पार्ट्स भी ज़्यादा टिकाऊ और देश में बनी मशीनों से बेहतर थे। लिशिकियां के चिल्लाने के बाद इन लोगों ने पेमेंट के समय के हिसाब से अपने ट्रक लोड किए। इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान मिस्टर जू थे। वह पेमेंट करने वाले दूसरे व्यक्ति थे लेकिन उन्हें कोई ट्रक नहीं मिला। जब ट्रकों की ज़रूरत नहीं थी तो ये ट्रक आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन जब ट्रकों की ज़रूरत थी तो ये ट्रक कहीं नहीं दिखे। जब तीसरे व्यक्ति ने सामान लोड करना शुरू किया तो उसका ट्रक अभी तक नहीं आया था। कोई चारा नहीं था। उसने जो ट्रक किराए पर लिया था वह अभी दूसरी जगहों से लौटा था और दूसरी जगहों पर सामान उतारना खत्म नहीं हुआ था। बाद में फैंग यू को पता चला कि उसके स्टाफ को मोटर फैक्ट्री से मशीनरी डीलरों की एक लिस्ट मिल गई थी। उन्होंने बिंग सिटी के अंदर और बाहर की दूसरी फैक्ट्रियों से भी डीलर लिस्ट खरीदी। वे लिस्ट के आधार पर इन डीलरों के पास गए और इस तरह उनका बहुत समय बच गया। अभी भी बहुत सारे डीलर ऐसे थे जिनके पास वे नहीं गए थे। अगर वे लिस्ट में दिए गए सभी डीलरों के पास जाते तो सबके लिए काफ़ी सामान नहीं होता। इस ज़माने में कस्टमर्स को लगता था कि इंपोर्टेड सामान बेहतर होता है और अगर प्रोडक्ट सोवियत यूनियन से इंपोर्ट किए जाएं तो और भी बेहतर होंगे। सोवियत यूनियन एक बड़ा इंडस्ट्रियल देश था और चीन ट्रैक्टर बनाता था। खेती की मशीनें सोवियत यूनियन की नकल करके बनाई जाती थीं। ये सोवियत यूनियन के प्रोडक्ट्स घरेलू प्रोडक्ट्स से बेहतर थे और कीमतें भी कम थीं। ये डीलर्स इतनी अच्छी डील्स कैसे छोड़ सकते हैं? फैंग यू को उम्मीद नहीं थी कि ये सामान इतना पॉपुलर होगा। ऐसा लगता है कि जब उसने सिर्फ 3 मिलियन RMB के प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो वह बहुत कंजर्वेटिव था। उसने तुरंत किरिलेंको को फ़ोन किया और उससे प्रोडक्ट का एक और बैच जल्दी भेजने को कहा। 30% प्रॉफिट होने वाला था। किरिलेंको ने फैंग यू का कॉल उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि वो सामान काफ़ी नहीं था। क्या तुमने वो दाम नहीं देखे जो मैंने तुम्हें बताए थे? ये दाम तो तुम्हें सोवियत यूनियन में भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही 1 मिलियन रूबल का सामान तैयार कर रखा था। बेफिक्र रहो, ये बैच एक हफ्ते के अंदर बिंग सिटी ज़रूर पहुंच जाएगा। ये सामान कुछ फैक्ट्रियों में जमा हो गया था और बिक नहीं पा रहा था। उन फैक्ट्रियों के लीडर अभी भी परेशान थे और सोच रहे थे कि इन सामानों का क्या किया जाए। किरिलेंको भी बेशर्मी से काम कर रहा था। उसने इन फैक्ट्रियों के लीडरों से संपर्क किया और उनसे कहा कि सोवियत आर्मी अपने साथी चीन को सपोर्ट करना चाहती है। उसे एक मिलिट्री डॉक्यूमेंट भी मिला जिस पर लाल मुहर लगी थी। आखिर में उसने बदले में कुछ चीनी प्रोडक्ट दिए और ये सामान बहुत कम कीमत पर मिल गया। कुल मिलाकर उसने हर चीज़ पर सिर्फ 300,000 रूबल से भी कम खर्च किए। ये सारे पैसे किरिलेंको के थे। उन्होंने अपने पार्टनर्स को इस डील से बाहर रखा था। उन्होंने ही यह सेल्स चैनल बनाया था। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। डायरेक्टर, ओह नहीं, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम चुप नहीं रह सकते? बिंग सिटी के मशीनरी फैक्ट्री के डायरेक्टर ली मिंगदे ने अपना अखबार नीचे रखा और गुस्से से अपने सेल्स डिपार्टमेंट के हेड वांग आइगुओ को देखा। डायरेक्टर, बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? जापानी हम पर फिर से हमला कर रहे हैं। ली मिंगदे ने मजाक में जवाब दिया, लेकिन वांग आइगुओ उसके मजाक पर नहीं हंसा। ली मिंगदे ने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे चाय का मजा लिया। ये चाय पत्ती उसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ ने दी थी। पिछले महीने पतझड़ की फसल की वजह से मशीनरी फैक्ट्री की बिक्री इतिहास में सबसे ज़्यादा थी। इस वजह से ली मिंगदे पर डिप्टी मेयर ने कमेंट किया था, अगर वह लकी रहे तो उन्हें लीडर बनने के लिए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नहीं, डायरेक्टर ली, क्या आपने हमें नेशनल डे के लिए और ज़्यादा खेती के औजार और मशीनें बनाने का निर्देश नहीं दिया था? हाँ, क्या हुआ? कल मीटिंग में बताया गया कि हमारा प्रोडक्शन और बढ़ गया है। क्या आपको डर है कि हमारे पास काफ़ी सामान नहीं है? वांग आइगुओ ने जवाब दिया, बात सामान कम होने की नहीं है, बात सामान बेच न पाने की है। क्या सामान नहीं बिक पा रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? हर साल ये समय हमारा पीक टाइम होता है। हमारा सामान कैसे बिना बिका रह सकता है? ली मिंगदे हैरान थे। उन्होंने वर्कर्स से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवरटाइम करने को कहा था। अगर ये मशीनें नहीं बिकीं तो वे प्रोडक्शन वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि फैक्ट्री का सारा कैश इन मशीनों को बनाने में इस्तेमाल हो गया था। उन्होंने डिप्टी मेयर से वादा किया था कि नेशनल डे गिफ्ट के तौर पर बिक्री 10 मिलियन RMB से ज़्यादा होगी। मैंने उन डीलरों से संपर्क किया था और उनमें से ज़्यादातर को और खेती की मशीनों की ज़रूरत नहीं है। उनमें से कुछ ही हमसे ऑर्डर करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन वे चाहते थे कि हम अपनी कीमतें कम करें। उनके पास सामान की कमी नहीं है। नामुमकिन। इस साल खेतों की संख्या बढ़ी है और हर शहर की सरकार खेती में मशीनरी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है।
उनके पास इन मशीनों की कमी कैसे नहीं हो सकती। मैंने आसपास पूछा था और मैंने सुना कि बाजार में सोवियत यूनियन में बनी खेती की मशीनों का एक बैच था। उन डीलरों ने वे मशीनें इंपोर्ट की थीं और जिन्हें वे मशीनें नहीं मिल पा रही थीं, वे अभी भी इंतज़ार कर रहे थे। इन सभी डीलरों ने हमसे ऑर्डर करने से मना कर दिया। सोवियत में बनी मशीनें, कीमतें हमसे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि महंगी मशीनें ज़्यादा बिकती हैं? ली मिंगडे कन्फ्यूज़ थे। चीज़ें इसी तरह होनी चाहिए। डायरेक्टर, ये सोवियत मशीनें हमारी मशीनों से ज़्यादा महंगी नहीं थीं। वे हमसे बहुत सस्ती थीं। उनकी रिटेल कीमतें लगभग हमारी लागत कीमतों के बराबर थीं। रिटेल कीमतें लगभग हमारी लागत कीमतों के बराबर? नामुमकिन। ये सच है। अगर नहीं, तो वे डीलर हमसे कीमतें कम क्यों करवाना चाहेंगे? साथ ही, सोवियत खेती की मशीनें इंपोर्टेड थीं और ज़्यादा टिकाऊ थीं। अब कोई हमारी मशीनें नहीं खरीद रहा है। क्या आपको पता चला कि इन डीलरों को ये मशीनें कहाँ से मिलीं? हाँ, ये ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक प्राइवेट कंपनी है। पिछली गर्मियों में विंड एंड रेन इलेक्ट्रिक पंखे भी इसी कंपनी ने पेश किए थे। ठीक है, मुझे पता है। तुम पहले काम पर वापस जाओ। तुम्हें नेशनल डे से पहले खेती की इन मशीनों को बेचने का कोई तरीका सोचना होगा। ली मिंगडे ने वांग आइगुओ के कमरे से जाने तक इंतजार किया और प्रोडक्शन के इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर को अपने ऑफिस बुलाया। उसने डिप्टी डायरेक्टर से कहा कि वह प्रोडक्शन लाइन को कुछ समय के लिए काम बंद करने के लिए कहे, ये कहते हुए कि 1 महीने तक इतनी मेहनत करने के बाद मजदूरों को कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। ली मिंगडे के निर्देश देने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी से अपने ड्राइवर को बताने को कहा। उन्हें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जाकर वहां के लीडर्स से ताइहुआ ट्रेडिंग के बारे में शिकायत करनी है कि वह मार्केट में गड़बड़ी कर रहा है। जब उन डीलरों को खबर मिली कि वे सोवियत यूनियन से खेती की मशीनों का एक नया बैच इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वे ताइहुआ ट्रेडिंग के पास भागे। इस बार वे होशियार थे। उन्होंने कैश तैयार रखा क्योंकि वे अपने ट्रकों में सबसे पहले लोड करना चाहते थे। उन्होंने सोवियत यूनियन से आई मशीनों और टूल्स के आखिरी बैच की रिटेल कीमतें कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा रखी थीं। क्वालिटी बेहतर थी, ज़्यादा ड्यूरेबल थी और ये इंपोर्टेड सामान थे। कीमतें बिंग सिटी की मशीनरी फैक्ट्री से भी कम थीं। ये सामान 1 हफ्ते में बिक गया। किसान आमतौर पर एक दूसरे के पास रहते थे और उनमें कंपटीशन वाली सोच होती थी। अगर उनमें से कोई सस्ती खेती की मशीन या टूल खरीदता, तो खबर तेज़ी से फैल जाती और बाकी भी वैसा ही करते क्योंकि वे दूसरों से हारना नहीं चाहते थे। उदाहरण के लिए, फैंग यू के पिता ने किसी को 55 ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हुए देखकर उसे खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। बहुत से लोग सस्ती और टिकाऊ इंपोर्टेड खेती की मशीनों की खबर सुनकर आए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मशीनें बिक चुकी हैं तो वे निराश हो गए। डीलर भी परेशान थे। इन पॉपुलर सामानों को कौन और नहीं चाहेगा। वे जितना ज़्यादा बेचेंगे, उन्हें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए वे हर दिन ताइहुआ ट्रेडिंग को फ़ोन करके पूछते थे कि क्या कोई और सामान है और अगला बैच कब आएगा। जब ये डीलर आए तो उन्हें जल्द ही पता चला कि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा लोग थे। वे एक दूसरे को जानते थे और जब उन्होंने कोई अनजान चेहरा देखा तो उन्हें पता चल गया कि ताइहुआ ट्रेडिंग ज़्यादा इलाकों तक पहुंच गई है। क्या उनके लिए पर्याप्त सामान होगा? मशीनों और औजारों का ये बैच इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। हर कोई और खरीदना चाहता था और ज़्यादा रखने से डरता नहीं था। वे जानते थे कि यह सामान अगले वसंत में बिक जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, ये मशीनें उन्होंने चीन में खेती की मशीनरी की मांग को कम आंका था। एक बार फिर किरिलेंको ने कुछ कागजात में जालसाजी की और उन फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में मशीनरी खरीदी। इस बार संख्या और किस्में ज़्यादा थीं और उनकी कीमत लगभग 4 मिलियन रूबल थी। अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें न होती तो भी फैंग यू ट्रैक्टरों का एक बैच लाना चाहता था। कई डीलर ट्रैक्टर ऑर्डर करना चाहते थे। इन कुछ दिनों में वू जिगांग और बाकी लोग बहुत बिजी थे। वे पूरे प्रांत में घूम रहे थे, डीलरों से मिल रहे थे और अपनी सोवियत खेती की मशीनों का प्रचार कर रहे थे। प्रांत के सभी डीलरों से संपर्क करने के बाद उन्होंने लिन प्रांत से संपर्क करना शुरू किया। वैसे भी लिन प्रांत ज़्यादा दूर नहीं था और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा फर्क नहीं था। फैंग यू ने उनसे कहा था कि इस महीने उन्हें बोनस मिलेगा जिससे वे सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो पहले घोड़े को अच्छा खाना खिलाना होगा। आने वाले बोनस के मोटिवेशन में ये लड़के और ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। एग्रीकल्चरल मशीनरी मार्केट में डीलरों के बीच ताइहुआ ट्रेडिंग की रेपुटेशन बढ़ी और ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। लेकिन इन सब के पीछे एक खतरा उनका इंतज़ार कर रहा था। फैंग यू, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। फैंग यू क्लास के बीच में था जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। टीचर ने दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े टीचर से कुछ बातें की और फैंग यू को बुलाया। भाई ली, क्या हुआ? फैंग यू को बेचैनी हो रही थी। अगर कुछ खास नहीं होता तो ली शिकियांग उसे स्कूल में नहीं ढूंढता। उसे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके परिवार के साथ कुछ बुरा हो गया है। ज़ियाओ यू, हमारी कंपनी सस्पेंड कर दी गई।
क्या कंपनी सस्पेंड हो गई? इस सस्पेंशन का ऑर्डर किसने दिया और किस वजह से? फैंग यू हैरान रह गया। कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी सस्पेंड होती तो कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो जाता। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वह अगले साल का बड़ा मौका चूक जाता। वह मौका कंपनी चलाने से ज़्यादा फायदेमंद होगा। शहर की पुलिस की एंटी स्मगलिंग टीम, उन्होंने दावा किया कि हम स्मगलिंग कर रहे हैं। स्कूल से छुट्टी के लिए अप्लाई करने में मेरी मदद करो और हम एंटी स्मगलिंग टीम के पास जाएंगे। आप दोनों ताइहुआ ट्रेडिंग से हैं। रजिस्टर्ड मालिक कहाँ है और आप एक स्टूडेंट को यहाँ क्यों लाए? जल्दबाजी के कारण फैंग यू अभी भी अपने थर्ड हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में था। मालिक मेरे पिता हैं और उन्होंने मुझे कंपनी से जुड़े सभी मामलों को संभालने के लिए अधिकृत किया था। ऑफिसर ने हैरानी से फैंग यू को देखा। कंपनी के मालिक के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने एक स्टूडेंट को क्यों भेजा? क्या उसे लगा कि स्टूडेंट को भेजकर वह सज़ा से बच जाएगा? अभी तो सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा था और बाद में मालिक को फिर भी जेल जाना पड़ेगा। क्या मालिक को लगा कि यह लड़का उसकी जगह जेल जाएगा? तुम इसे संभाल सकते हो। तुम्हें क्या पता? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मालिक से अभी आने को कहो, नहीं तो बात और सीरियस हो जाएगी। ऑफिसर ने ली शिकियांग की तरफ इशारा किया और घमंड से चिल्लाया, आपने कहा कि हम स्मगलिंग कर रहे थे। सबूत कहाँ है? हमारे पास हमारे सभी प्रोडक्ट्स के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम स्मगलिंग कैसे कर सकते हैं? फैंग यू ने जोर से पूछा। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ है? यह एंटी स्मगलिंग ऑफिस है। अगर तुमने दोबारा आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा और तुम्हारे स्कूल से भी निकलवा दूंगा। फैंग यू के चिल्लाने से कैप्टन का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या हो रहा है? शियाओ सू, ये दो लोग कौन हैं? कैप्टन जेंग, ये दोनों ताइहुआ ट्रेडिंग से हैं। वे मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। ऑफिसर ने उनके सामने फैंग यू और ली शिकियांग पर आरोप लगाया। हम परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह समझने आए हैं कि क्या हो रहा है। हमारी कंपनी पर सामान की स्मगलिंग का आरोप लगा है और क्या हम आकर पता नहीं लगा सकते कि असल में क्या हुआ था? फैंग यू ने मुड़कर कैप्टन जेंग से बात की। आपकी कंपनी ने सोवियत यूनियन में बनी खेती की मशीनें कहाँ से मंगाईं? हमने उन्हें खरीद लिया। तुमने उन्हें खरीदा? अगर वे कानूनी तरीकों से खरीदे गए थे तो वे इतने सस्ते क्यों हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? कैप्टन जेंग ने मजाक उड़ाया। ये इंपोर्टेड मशीनें अच्छी क्वालिटी की थीं और देश में बनी मशीनों के मुकाबले इनकी कीमत कम थी। इन्हें कानूनी तौर पर इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्हें डिप्टी मेयर जू के सेक्रेटरी ने इस ताइहुआ कंपनी का ध्यान रखने का निर्देश दिया था। बेशक उन्हें जल्दी काम करना था और इसे ठीक से निपटाना था। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और इंपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसे लेने के लिए किसी को हमारे साथ कंपनी भेज सकते हैं। कंपनी के मेन दरवाजे पर एक सील लगी थी और खुद सील हटाना कानून के खिलाफ था। तुम मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कर रहे हो? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसका मतलब है कि तुम स्मगलिंग कर रहे हो। फैंग यू ने चाहे जो कहा, इस कैप्टन जेंग ने उसकी एक न सुनी। आखिर में उसने अपने आदमियों से उन दोनों को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, शियाओ यू? क्या मुझे उस कैप्टन जेंग को बाहर बुलाकर कुछ गिफ्ट देने का कोई तरीका सोचना चाहिए? ली शिकियांग ने चिंता से कहा। स्मगलिंग को एक गंभीर अपराध माना जाता था। फैंग यू ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं। अभी उसके रवैये से लग रहा है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। अगर उसे हमसे पैसे चाहिए तो वह अपने आदमियों को हमारे ऑफिस में बात करने के लिए ले आए। उसे हमारी कंपनी को सस्पेंड और सील करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा। चलो फॉरेन ट्रेड ऑफिस चलते हैं। इस दौरान फैंग यू बिंग सिटी के होने वाले मेयर से संपर्क में रहना नहीं भूले। वह अक्सर अपनी प्रोग्रेस बताने या ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड के सपोर्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं। इस बार उसे ली रुइक्यांग की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फैंग यू डॉक्यूमेंट्स वापस ले आता है तो वह अपनी कंपनी को बेगुनाह साबित कर पाएगा। ली रुइक्यांग सोफे पर बैठकर फैंग यू की बातें सुनने लगे। जब फैंग यू ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी द्वारा इंपोर्ट की गई मशीनें इतनी सस्ती क्यों हैं? सोवियत यूनियन की इकोनॉमी अभी ठीक नहीं चल रही है और उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की कमी है। इससे इन एग्रीकल्चरल मशीनों की सेल्स पर असर पड़ा। हमारे सोवियत पार्टनर ने ये मशीनें हमें कम कीमत पर बेची और बदले में हम भी डीलर्स को ये मशीनें कम कीमत पर बेचते हैं। हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं? अभी 2 दिन पहले ही ऑटम फेस्टिवल हुआ था। ताइहुआ ट्रेडिंग ने अपने डिपार्टमेंट को बहुत सारे त्योहार के तोहफे दिए थे और उसके आदमी एक मज़ेदार छुट्टी मना सकते हैं। कभी कभी उसे लगता था कि फैंग यू अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। उसे ऐसा लगता था जैसे वह एक टीनेजर है जिसकी आत्मा बूढ़े आदमी जैसी है। झांग रुइक्यांग ने फैंग यू के सामने फ़ोन उठाया और सिटी गवर्नमेंट में अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि ताइहुआ ट्रेडिंग का क्या हुआ।
थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष ने वापस फ़ोन करके बताया कि उसे एंटी स्मगलिंग टीम से पता चला है कि यह डिप्टी मेयर जू के निर्देश थे। वह ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। वह डिप्टी मेयर जू को जानता था, वे करीबी नहीं थे और दोस्त नहीं माने जाते थे। उसने डिप्टी मेयर को फ़ोन किया और पता चला कि उन्होंने अपने आदमियों को ताइहुआ ट्रेडिंग की जांच करने का आदेश दिया था क्योंकि वे मशीनें सस्ते में बेच रहे थे। मशीनें गैर कानूनी तरीकों से मिल सकती थीं। डिप्टी मेयर शू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की देखरेख करते थे और झांग रुईक्यांग जानते थे कि यह लोकल प्रोटेक्शनिज्म के बारे में है। लोकल फैक्ट्री ने ज़रूर डिप्टी मेयर से शिकायत की होगी। हालांकि डिप्टी मेयर ने सस्पेंशन नहीं हटाया, फिर भी वह झांग रुईक्यांग की वजह से ताइहुआ ट्रेडिंग के स्टाफ को उनके ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लेने की इजाज़त देने के लिए मान गए। पेपर्स के साथ फैंग यू ये साबित कर पाएगा कि उसने मशीनें स्मगल नहीं की थीं। लेकिन बाद में डिप्टी मेयर जू ने यह भी कहा कि अगर ताइहुआ ट्रेडिंग उन मशीनों को कानूनी तौर पर इंपोर्ट करती भी साबित हो जाती तो भी उन्हें उन मशीनों को इतने सस्ते में बेचने की इजाज़त नहीं थी। ट्रांसलेटर नोट्स। माइकल पोर्टर ने अपनी किताब में बिजनेस स्ट्रैटेजी के 3 तरीकों के बारे में बताया है। उन्होंने इन स्ट्रैटेजी को जेनरिक स्ट्रैटेजी कहा, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रैटेजी शामिल हैं। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छी बात यह थी कि फैंग यू के पास उन इम्पोर्टेड खेती की मशीनों के सारे पेपरवर्क थे। उसने वो डॉक्यूमेंट्स एंटी स्मगलिंग टीम को जमा कर दिए और सस्पेंशन हटा दिया गया। ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी का बैंक अकाउंट भी इनफ्रीज कर दिया गया। लेकिन फैंग यू खुश नहीं था। उसे सिटी गवर्नमेंट के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी, अगर वह सोवियत यूनियन से सस्ती मशीनरी इंपोर्ट करता रहा और सेलिंग प्राइस बढ़ाने के उनके निर्देशों का पालन करता रहा तो दूसरे डिपार्टमेंट दखल देंगे और उसकी कंपनी को फिर से सस्पेंड कर देंगे। लेकिन इस इंपोर्टेशन बिजनेस में लगभग 30% प्रॉफिट था और उसका एक जमा जमाया सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। फैंग यू इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फैंग यू ने आह भरी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास काफ़ी अधिकार नहीं हैं। अगर उसके पास अभी कुछ अरब RM भी होते तो शहर के डिप्टी मेयर और यहाँ तक कि प्रोविंशियल डिप्टी मेयर भी उसके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते। पहले सोंग शियाओफेंग ने फैंग यू के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि ताइहुआ ट्रेडिंग अभी भी एक छोटी कंपनी थी। अगर ताइहुआ ट्रेडिंग बिंग सिटी की सबसे बड़ी कंपनी होती और फैंग यू के एसेट्स सोंग लाओसी से कई गुना ज़्यादा होते तो सोंग शियाओफेंग फैंग यू को छूने की हिम्मत नहीं करता। जब किसी की संपत्ति एक खास लेवल पर पहुंच जाती है तो उसे अधिकार और ताकत में बदला जा सकता है। झांग रुईक्यांग ने फैंग यू को यह बात साफ साफ बता दी थी। अगर उसे खेती की मशीनें इंपोर्ट करनी है तो उसे बिंग सिटी की मशीनरी फैक्ट्री से बात करनी होगी। अगले दिन फैंग यू ने स्कूल से 1 और दिन की छुट्टी ली और ली शिकियांग के साथ ली मिंगडे को ढूंढने के लिए बिंग सिटी की मशीनरी फैक्ट्री गया। तुम दोनों ताइहुआ ट्रेडिंग से हो। यह मत सोचो कि फॉरेन ट्रेड ऑफिस के डिप्टी चीफ झांग रुईक्यांग ने तुम्हारी मदद की है और तुम बच जाओगे। बिंग सिटी से जुड़े सभी मामले अभी भी सिटी गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। ली मिंगडे ने धीरे धीरे अपनी चाय पी। उसने अपने आदमियों को प्रांत के डीलरों के पास भेजकर उन्हें चेतावनी दी थी। सोवियत यूनियन से अब और मशीनें नहीं आएंगी और अगर उन्होंने ताइहुआ ट्रेडिंग से मशीनें ऑर्डर करने की हिम्मत की तो वह ताइहुआ ट्रेडिंग को बंद करने पर मजबूर कर देगा। उन डीलरों को यह भी खबर मिली कि ताइहुआ ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कुछ ही समय में सस्पेंशन हटा लिया गया, लेकिन ताइहुआ ट्रेडिंग ने उन्हें बताया कि सोवियत खेती की मशीनों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। डायरेक्टर ली, आपको लगता है कि हम यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं? फैंग यू ने पैर क्रॉस करके कहा। जब आप किसी बुली से मिलें तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार मान लेंगे तो बुली सोचेगा कि आप उससे डरते हैं और वह और भी घमंडी हो जाएगा। ली मिंगडे का चेहरा बदल गया। इसका क्या मतलब है? यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आया, फिर वह यहाँ खुश होने आया है। मशीनरी फैक्ट्री को सिटी गवर्नमेंट का सपोर्ट था। एक मामूली फॉरेन ट्रेड ऑफिस की तुलना नहीं की जा सकती। अगर ऐसा है तो तुम दोनों यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। मैं देखना चाहता हूँ कि ताइहुआ ट्रेडिंग जैसी छोटी कंपनी क्या कर सकती है। ली शिकियांग ने बेचैनी से फैंग यू को देखा। फैंग यू ने उसे नहीं बताया कि वे यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हैं। वे बस मिले थे और बहस करने लगे थे। क्या इसका मतलब है कि वे सोवियत यूनियन से और खेती की मशीनें इंपोर्ट नहीं करेंगे? भले ही वे भविष्य में ये बिजनेस न कर रहे हों, लेकिन ली मिंगडे को नाराज़ करना समझदारी नहीं थी। ली मिंगडे को अब भी सरकारी अफसर माना जाता था और सिटी गवर्नमेंट के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। उनके पास उनकी कंपनी बंद करने के कई तरीके थे। अचानक फैंग यू हंसा और बोला, डायरेक्टर ली ने मुझे गलत समझा था। मैं यहाँ माफ़ी मांगने या परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर ली से पूछने आया हूँ कि क्या आपकी फैक्ट्री को सोवियत यूनियन की एडवांस्ड मशीनरी फैसिलिटी चाहिए। ली शिकियांग हैरान रह गया। बातचीत इस मोड़ पर कैसे पहुंची? ली मिंगडे सीधे बैठ गया। सोवियत संघ अपनी एडवांस मशीनरी फैसिलिटी चीन को नहीं बेचता। ये फैंग यू इन फैसिलिटी पर कब्जा करने में कामयाब रहा।
आपका क्या मतलब है? अगर मैं सोवियत यूनियन से एडवांस्ड मशीनरी इंपोर्ट कर सकता हूं, जिसमें खेती की मशीनें और इक्विपमेंट बनाने की टेक्नोलॉजी भी शामिल है, तो आपकी फैक्ट्री कितना देने को तैयार है? सोवियत यूनियन में मंदी शुरू हो गई थी। पहले सोवियत यूनियन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने के लिए सोना, तेल और मिलिट्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर निर्भर था। लेकिन अब इन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हो रही थीं। सरकार, बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स और उनके परिवार इन स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में शामिल थे। वे ऐसा अपनी दौलत अपनी आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए करते थे। किरिलेंको और उनके बिजनेस पार्टनर हाई रैंक वाले मिलिट्री ऑफिसर्स की दूसरी पीढ़ी के थे। उनकी मालगाड़ियां सोवियत यूनियन मिलिट्री की थीं और वे इसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए कर रहे थे। साथ ही उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था क्योंकि वे मिलिट्री के नाम पर बिजनेस करते थे। 1985 के बाद से खेती बाड़ी का उद्योग, खासकर खाने का सामान बनाना, कम होता गया। इससे सोवियत संघ में खेती बाड़ी की मशीनों की बिक्री हर साल कम होती गई। वे पहले यूरोप को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वह मार्केट जर्मनी और फ्रांस ने छीन लिया है। जर्मनी ने यूरोप के आधे से ज़्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया था। अगर सोवियत यूनियन यूरोप को खेती की मशीनें एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उन्हें अपनी कीमतें कम करनी होंगी। लेकिन कीमतें कम करने का मतलब था नुकसान उठाना और यह मानना कि वे जर्मन और फ्रेंच से हार रहे हैं। सोवियत क्या कर सकते हैं? वे बस दांत पीस कर टिके रह सकते हैं। अगले साल से और भी फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगी। 1990 में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी खराब हो गई और गिर गई। तभी सोवियत यूनियन का ऑफिशियली टूटना शुरू हुआ। जब फेंग यू ने कुछ दिन पहले किरिलेंको से खेती की मशीनें ऑर्डर की थीं, तो उन्होंने किरिलेंको से इन प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में पूछा था। अगर फेंग यू ने ये मशीनें सिर्फ इंपोर्ट की होती, तो इससे सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा होता। लेकिन अगर वे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड प्रोडक्शन लाइन लाते, तो पूरे चीन को फ़ायदा होता। फेंग यू कोई नेक इंसान नहीं था, लेकिन अगर उसके पास पैसे कमाने और साथ ही अपने देश की इकोनॉमी के लिए कुछ करने का मौका था, तो क्यों नहीं? इसके अलावा फेंग यू को सिटी गवर्नमेंट के करीब आने का भी मौका मिला और उसने अपने देश की इकोनॉमी के लिए रास्ता बनाया। आज फेंग यू ने अपने बोनस और कमीशन की घोषणा की। सबसे ज़्यादा कमीशन और बोनस वाला लगभग 900 RMB था। यह मोटर फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर की सालाना सैलरी के बराबर था। ली शिकियांग बोनस और कमीशन देने गया और फेंग यू ने कागज़ के कुछ टुकड़ों पर लिखी कुछ बातों का रूसी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। फिर उसने सब कुछ एक साफ कागज़ पर कॉपी कर लिया। वह कागज़ का टुकड़ा पोस्ट ऑफिस ले गया ताकि किरिलेंको को इंटरनेशनल कॉल और फैक्स कर सके। फेंग, तुम्हें सच में प्रोडक्शन मशीनरी की फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी चाहिए। ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थीं। अगर लोग बेच भी रहे होते, तो भी कीमतें कम नहीं होतीं। किरिलेंको ने आसपास पूछा था। हालांकि कुछ एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोडक्शन फैक्ट्रियां लगभग बंद थीं, लेकिन इन फैक्ट्रियों का अपनी प्रोडक्शन लाइन बेचने का कोई इरादा नहीं था। मेरे अच्छे दोस्त भाई की, ज़रूर तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। हम पैसे के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अपने दोस्तों को नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और एक हफ्ते में आपसे बात करूंगा। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।